सोचो, तुम किसी ऐसे इंसान के सामने बैठे हो जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास है, लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में अंधेरा पल रहा है। वो इंसान बिना पलक झपकाए तुम्हें कहता है, हाँ, मैंने उसे मारा था और मुझे कोई पछतावा नहीं है। कैसे हो सकता है ये? कोई इंसान किसी का खून करे और फिर चैन से सो भी जाए? यही सवाल ने पत्रकार क्रिस्टोफर बेरी डी को उस रास्ते पर भेज दिया जहां हर मुलाकात एक डरावनी सच्चाई थी। इंसान के दिमाग के सबसे अंधेरे हिस्सों को समझने की कोशिश। स्वागत है टॉकिंग विद साइकोपाथ्स एंड सैवेजेस की दुनिया में। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जहां इंसानियत के अंदर छिपे ठंडेपन को महसूस किया जा सकता है। चैप्टर 1, दिमाग के अंधेरे को समझने की कोशिश। साइकोपैथ। ये शब्द हम फिल्मों, न्यूज चैनल्स और क्राइम स्टोरीज में अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि असल में एक साइकोपैथ होता कौन है? क्या वो पागल होता है, या वो हम सब की तरह ही एक इंसान है, बस उसकी सोच अलग दिशा में चली गई है? क्रिस्टोफर बेरी डी, जो ब्रिटेन के जाने माने क्रिमिनोलॉजिस्ट और लेखक हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल जेलों में बिताए, उन लोगों से बात करते हुए जिन्होंने अपने हाथों से मौत दी थी। सीरियल किलर्स, रेपिस्ट्स, ठंडे खून वाले मर्डरर्स, वो सब जिनसे लोग डरते हैं, बेरी डी उनसे आमने सामने बैठकर बात करते थे। उनका मकसद था ये समझना कि एक साइकोपैथ का दिमाग काम कैसे करता है। वो लिखते हैं, जब तुम एक साइकोपैथ से बात करते हो तो लगता है जैसे तुम किसी इंसान से नहीं, एक आईने से बात कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारा ही अंधेरा दिखाता है। साइकोपैथ्स के पास भावनाएं नहीं होती, उन्हें प्यार, दुख, अपराध बोध या संवेदना जैसी चीजें महसूस ही नहीं होती। वो दुनिया को एक खेल की तरह देखते हैं जहां बाकी सारे लोग सिर्फ मोहरे होते हैं। उनके लिए इंसान एक ऑब्जेक्ट है जिससे वो खेल सकते हैं, जिसे वो तोड़ सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। बेरी डी बताते हैं कि उनकी पहली मुलाकात एक ऐसे सीरियल किलर से हुई जिसने 15 लोगों को बेरहमी से मारा था। जब उसे पूछा गया, तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो मुस्कुराया और बोला, बिकॉज आई कुड। वो जवाब सुनकर बेरी डी कुछ पल तक चुप रहे। वो समझ गए, ये लोग पागल नहीं हैं, ये बेहद स्मार्ट और कैलकुलेटेड दिमाग वाले इंसान हैं। उनके लिए हत्या करना एक मिशन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की क्रिया है, जैसे कोई खेल जीतने की कोशिश कर रहा हो। बेरी डी लिखते हैं, इन लोगों से बात करना आग के पास बैठने जैसा है। उसकी गर्मी तुम्हें अपनी तरफ खींचती है, लेकिन अगर ज्यादा देर रुके तो तुम जल जाओगे। ये चैप्टर हमें चेतावनी देता है कि इंसान और शैतान के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, और कई बार वो रेखा हम खुद भी पार कर लेते हैं बिना जाने कि हमारे अंदर का अंधेरा कब जाग गया। चैप्टर 2, मुखौटे के पीछे की मुस्कान। साइकोपैथ हमेशा डरावने नहीं लगते। कई बार वो बेहद आकर्षक, आत्मविश्वासी और समझदार दिखते हैं। वो तुम्हारे साथ हंसते हैं, मजाक करते हैं और तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वो तुम्हारे दोस्त हों, लेकिन दरअसल वो एक मुखौटा पहने होते हैं, एक मास्क जो उनके असली चेहरे को छुपाता है। बेरी डी लिखते हैं, साइकोपैथ्स के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन वो मुस्कान उनकी आत्मा की ठंडक से पैदा होती है। उनका आकर्षण, चार्म, उनका सबसे बड़ा हथियार है। वो तुम्हारे भरोसे को जीतते हैं और फिर उसी भरोसे को तोड़ देते हैं बिना किसी पछतावे के। उन्होंने एक और कैदी से मुलाकात की थी जो बाहर से देखने में शांत और विनम्र था। उसकी बातें सुनकर कोई भी सोच ले कि ये व्यक्ति गलती से जेल में है, लेकिन जब बात गहराई में गई तो उसने बताया वो 8 लोगों की हत्या कर चुका है और उसने हर बार उस क्षण को एंजॉय किया था। वो कहता है, जब मैं किसी को मारता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पूरी तरह नियंत्रण में हूं। वो डरता था और मैं मुस्कुरा रहा था। उस पल मैं गॉड जैसा महसूस करता था। बेरी डी लिखते हैं, उनकी आंखों में एक ठंडापन था, न कोई पछतावा, न कोई खुशी, बस खालीपन, और उस खालीपन में छिपा था उनका असली चेहरा। कई बार साइकोपैथ समाज में बहुत ऊंचे पदों पर होते हैं, कंपनी के सीईओ, राजनेता या कभी कभी तुम्हारे पड़ोसी तक। वो कानून नहीं तोड़ते, लेकिन इंसानियत जरूर तोड़ देते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, पावर, कंट्रोल, डोमिनेंस, और इसी शक्ति की भूख उन्हें अंदर से सैवेज बना देती है। बेरी डी कहते हैं, हर साइकोपैथ एक जन्मजात हत्यारा नहीं होता, लेकिन हर हत्यारे के अंदर एक साइकोपैथ जरूर होता है। और यहीं से शुरू होता है असली सफर, उन लोगों से मिलने का
जिनका दिल नहीं धड़कता और जिनकी आंखों में इंसानियत की रोशनी बहुत पहले बुझ चुकी है। चैप्टर 3। जब दर्द से जन्म लेता है शैतान। हर शैतान कभी न कभी बच्चा रहा होता है और हर साइकोपैथ की कहानी की शुरुआत एक टूटी हुई बचपन से होती है। क्रिस्टोफर बेरी डी लिखते हैं, जिनसे मैंने बात की उनमें से ज्यादातर ने बचपन में वो सब झेला जो किसी बच्चे को कभी नहीं झेलना चाहिए। कईयों को बचपन में मार पड़ी, कईयों को भूखा रखा गया, किसी ने माता पिता को झगड़ते देखा, किसी ने अपने घर में खून देखा, लेकिन हर वो बच्चा जो दर्द झेलता है साइकोपैथ नहीं बनता। फिर फर्क कहाँ है? बेरी डी बताते हैं कि कुछ बच्चों के दिमाग उस दर्द को अब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे वो दर्द उनके अंदर पावर बन जाता है, एक ऐसी शक्ति जो कहती है अब मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। यही सोच उन्हें धीरे धीरे संवेदनहीन बना देती है। वो दूसरों की पीड़ा को महसूस करना बंद कर देते हैं और फिर एक दिन किसी और के दर्द से आनंद लेने लगते हैं। बेरी डी एक उदाहरण देते हैं, एक कैदी जिसका नाम पीटर था। पीटर का पिता रोज उसे पीटता था। वो छोटा था, लेकिन हर चोट के साथ उसके भीतर कुछ टूटता गया। कई सालों बाद जब पीटर ने पहली बार किसी को मारा तो उसने कहा, मैंने वही किया जो मेरे पिता रोज करते थे, बस इस बार मैं मजे ले रहा था। ये लाइन बेरी डी के कानों में घंटों गूंजती रही। उन्होंने महसूस किया कि हर साइकोपैथ के अंदर एक पुराना जख्म है जो कभी भरा नहीं, बस सड़ता रहा। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि साइकोपैथी का आधा कारण जीन्स है और बाकी आधा एनवायरनमेंट, यानी कुछ लोग वैसे पैदा होते हैं और कुछ धीरे धीरे समाज उन्हें वैसा बना देता है। बेरी डी लिखते हैं, जब प्यार नहीं मिलता तो दिमाग एक नकली दुनिया बना लेता है और उस नकली दुनिया में दर्द दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं। यही वो पल होता है जब इंसान एक साइकोपैथ में बदलने लगता है। चैप्टर 4। पागलपन से बातचीत। अब बेरी डी अपने करियर के सबसे कठिन पड़ाव पर पहुंचते हैं। सीधी बातचीत उन हत्यारों से जिनके अपराध सुनकर आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। वो बताते हैं कि जब वो जेल के भीतर गए तो हर दीवार से एक ठंडक महसूस होती थी, जैसे हवा में ही कोई डर तैर रहा हो। उन्होंने लिखा, जब मैं पहली बार एक सीरियल किलर के सामने बैठा तो उसने मेरी आंखों में ऐसे देखा जैसे वो मेरी आत्मा पढ़ रहा हो। उस आदमी ने कहा, तुम मुझसे डर रहे हो ना? बेरी डी ने जवाब दिया, नहीं, मैं समझना चाहता हूं। वो मुस्कुराया, तब तुम भी मेरे जैसे हो। उस एक वाक्य ने सब बदल दिया। लेखक ने महसूस किया कि साइकोपैथ्स के लिए डर एक खेल है। वो लोगों की आंखों में डर देखने का आनंद लेते हैं। उन्हें लगता है कि उस पल वो जीवित हैं। एक और मुलाकात में बेरी डी ने एक महिला कातिल से बात की जिसने अपने पति और बच्चों की हत्या कर दी थी। जब उसने बताया, मैंने अपने बच्चों को इसीलिए मारा ताकि उन्हें इस दुनिया से मुक्ति मिले, तो बेरी डी चुप रह गए। वो कहती रही, मैं उन्हें बचा रही थी, वो समझ नहीं पाएंगे अभी, लेकिन एक दिन वो शुक्रिया कहेंगे। लेखक लिखते हैं, मैंने पहली बार देखा कि कैसे डिल्यूजन एक इंसान को मॉन्स्टर बना सकता है। वो खुद को गलत नहीं समझती थी, वो खुद को भगवान समझ रही थी। इन मुलाकातों के दौरान बेरी डी ने नोट किया कि इन सभी के चेहरे पर एक जैसी मुस्कान होती है, न ज्यादा चौड़ी न ज्यादा छोटी, बस इतनी कि डर दिल तक पहुंच जाए। वो कहते हैं, उनसे बात करते हुए लगता है जैसे तुम किसी इंसान से नहीं, एक मशीन से बात कर रहे हो जिसे सिर्फ अपने लक्ष्य की परवाह है। उनके लिए हत्या, धोखा या झूठ ये सब इमोशंस नहीं, एक्सपेरिमेंट्स हैं। वो हर इंसान को एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह देखते हैं। बेरी डी बताते हैं कि कई बार जब वो रात को जेल से बाहर निकलते थे तो उन्हें उन चेहरों की मुस्कानें बार बार याद आती थीं। वो कहते हैं, उनकी बातें खत्म हो जाती थीं, लेकिन उनकी आंखें मेरे दिमाग में गूंजती रहती थीं। और शायद यहीं से असली डर शुरू होता है, जब तुम समझने लगते हो कि बुराई कोई बाहरी चीज नहीं, वो हमारे अंदर ही छिपी है। हर इंसान में थोड़ा सा अंधेरा होता है, बस कुछ लोग उसे काबू में रख पाते हैं और कुछ लोग उसे जीने लगते हैं। चैप्टर 5। असली हथियारों से मुलाकात। अब तक बेरी डी ने कई साइकोपैथ्स से बात की थी, लेकिन उनकी अगली मुलाकात ऐसी थी जिसने उनकी नींदें छीन लीं। वो था जॉन एडवर्ड रॉबिन्सन, एक ऐसा नाम जिसे अमेरिका में इंटरनेट्स फर्स्ट सीरियल किलर कहा जाता है। जॉन बाहर से एक शांत बिजनेसमैन था,
जो ऑनलाइन चैट रूम्स में लोगों से बात करता था। वो खुद को हेल्पर कहता था, लोगों को नौकरी देने का वादा करता और फिर उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देता। जब पुलिस ने उसकी प्रॉपर्टी में छापा मारा तो वहां कुछ लोहे के ड्रम मिले और हर ड्रम के अंदर एक लाश थी। बैरी डी लिखते हैं, वो मेरे सामने बैठा था, बिल्कुल सफेद कपड़ों में। उसने हंसते हुए कहा, मैं तो बस साफ सफाई रखता हूं। वो हंसी, वो ठंडापन। उस पल बैरी डी समझ गए, ये इंसान नहीं, एक जीवित बर्फ का टुकड़ा है। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हें किसी के मारे जाने का दुख हुआ? वो मुस्कुराया, अगर कोई मेरे कंट्रोल में नहीं रह सकता तो उसका जिंदा रहना बेकार है। यह वाक्य बैरी डी के लिए साइकोपैथी की परिभाषा बन गया। कंट्रोल, पावर, ओनरशिप, हर साइकोपैथ का असली फ्यूल यही होता है। फिर उन्होंने बात की आर्थर शॉक्रॉस से, जिसने 11 औरतों की हत्या की थी और हर बार उसके बाद नदी के किनारे जाकर खाना खाता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आर्थर की आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। वो बड़े आराम से बोलता था। मुझे उनके चिल्लाने की आवाजें अच्छी लगती थीं। वो मुझे याद दिलाती थीं कि मैं जिंदा हूं। बैरी डी लिखते हैं, मैंने कई बार हथियारों को पछताना देखा है, लेकिन आर्थर को नहीं। वो अपने अपराधों को किसी उपलब्धि की तरह बयान कर रहा था। इन हथियारों से बात करते हुए बैरी डी को एहसास हुआ, साइकोपैथ्स के पास इमोशन नहीं होता, लेकिन उनके पास लॉजिक जरूर होता है। उनके हर काम के पीछे एक कारण होता है, भले वो कारण इंसानियत से परे ही क्यों ना हो। वो लिखते हैं, उनसे बात करने के बाद मैंने कई बार अपने आप से पूछा, क्या बुराई सिर्फ उन्हीं में है या कहीं हमारे भीतर भी उसका छोटा सा हिस्सा छिपा है? कई बार उन्हें लगा कि कुछ साइकोपैथ्स में इंटेलिजेंस इतनी तेज थी कि डर लगता था। वो दूसरों को मैनिपुलेट करने में माहिर थे। तुम्हें लगेगा वो सच्चे हैं, लेकिन वो तुम्हारी हर प्रतिक्रिया को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, उनसे बात करना चेस खेलने जैसा था। हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती थी, क्योंकि एक गलत कदम और तुम उनके साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते। चैप्टर 6, दिमाग के अंदर की विज्ञान। अब सवाल ये था, क्या साइकोपैथ्स ऐसे पैदा होते हैं या उन्हें समाज ऐसा बना देता है? बैरी डी ने कई न्यूरोसाइंटिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स से मुलाकात की। उन्होंने पाया कि एक साइकोपैथ का दिमाग साधारण इंसान के दिमाग से भौतिक रूप से अलग होता है। एमआरआई स्कैन्स में देखा गया कि उनके एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी बहुत कम होती है। ये वो हिस्से हैं जो इमोशंस, फियर और गिल्ट को नियंत्रित करते हैं। यानी जब एक सामान्य इंसान किसी को दर्द में देखता है तो उसके दिमाग में एम्पैथी ट्रिगर होती है, लेकिन साइकोपैथ के दिमाग में कुछ नहीं होता, बस न्यूट्रल साइलेंस। बैरी डी लिखते हैं, उनके लिए किसी की चीख उतनी ही सामान्य है जितनी किसी और के लिए हवा का झोंका। एक रिसर्च में पाया गया कि साइकोपैथ्स के दिमाग में डोपामीन का स्तर ज्यादा होता है, यानी उन्हें थ्रिल, एक्साइटमेंट और रिस्क से हाई मिलता है। इसलिए वो बार बार अपराध दोहराते हैं, क्योंकि उन्हें उस पल में एड्रेनलिन रश महसूस होता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि साइकोपैथी एक ब्रेन डिसऑर्डर है, लेकिन बैरी डी इसे सोल डिसऑर्डर कहते हैं। वो कहते हैं, दिमाग बदल सकता है, पर आत्मा में ठंडक आ जाए तो उसे कोई नहीं बदल सकता। ये चैप्टर हमें एक और सच्चाई सिखाता है, हर अपराध सिर्फ एक सामाजिक गलती नहीं, कभी कभी वो बायोलॉजी का नतीजा भी होता है। कुछ लोग अपने जीन्स के साथ ऐसे पैदा होते हैं जिनमें फियर या सिंपैथी जैसी भावनाएं ही नहीं होती, और जब ऐसा इंसान गलत माहौल में बड़ा होता है तो उसका अंधेरा गहराता जाता है। बैरी डी कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक थिन लाइन होती है, सैनिटी और इंसैनिटी के बीच। साइकोपैथ वही है जिसने वो लाइन मिटा दी है। चैप्टर 7, अंदर का अंधकार। एक बार बैरी डी ने लिखा, जितना मैं इनसे मिला उतना मैंने खुद को क्वेश्चन किया, क्या मेरे अंदर भी ऐसा कुछ छिपा है? यही इस किताब का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये सिर्फ साइकोपैथ्स की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। हर इंसान के अंदर थोड़ी सेल्फिशनेस, थोड़ी कोल्डनेस, थोड़ा कंट्रोल चाहने की भावना होती है। फर्क बस इतना है कि हम उसे रोक लेते हैं और वो नहीं। हम सब के अंदर एक स्विच होता है, अगर वो बंद रहे तो हम इंसान हैं, अगर वो चालू हो जाए तो मॉन्स्टर। साइकोपैथ्स का वो स्विच हमेशा ऑन रहता है। बैरी डी ने कहा था, साइकोपैथ्स हमें डराते हैं क्योंकि वो हमें खुद की परछाई दिखाते हैं।
शायद इसलिए ये किताब सिर्फ एक क्राइम स्टडी नहीं, बल्कि एक मिरर है जिसमें हम खुद का वो चेहरा देखते हैं जिसे हम हमेशा छिपाते आए हैं। ये साइकोपैथ्स हमें सिखाते हैं कि इंसानियत कोई स्थायी चीज नहीं है। अगर हालात, दर्द और पावर का इल्यूजन मिल जाए तो कोई भी, हाँ कोई भी, उस अंधेरे में गिर सकता है। चैप्टर 8, सत्ता, राजनीति और मनोविकृति। क्रिस्टोफर बेरीडी लिखते हैं, हर साइकोपैथ जेल के अंदर नहीं होता, कुछ सूट पहनकर संसद में बैठते हैं। यह लाइन किताब के सबसे झकझोर देने वाले हिस्सों में से एक है। वो बताते हैं कि पावर भी एक एडिक्शन है, और इस एडिक्शन में वही इंसान सबसे आगे बढ़ता है जिसके अंदर गिल्ट, डर या करुणा नहीं होती, क्योंकि एम्पैथी के बिना इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने कई बार ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स और कॉर्पोरेट हेड्स को ऑब्जर्व किया जिनके डिसीजन से हजारों जिंदगियां बदल जाती हैं, पर उनके चेहरे पर जरा भी झिझक नहीं होती। वो कहते हैं, साइकोपैथी हमेशा खून से नहीं मापी जाती, कभी कभी वो स्याही और साइन से भी दिखती है। कितने ऐसे पावरफुल लोग हैं जो दूसरों को पेन में डालकर खुद को सुपीरियर महसूस करते हैं, जो सच को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को इमोशनल ट्रैप में रखते हैं और खुद को मैसाया कहलवाते हैं। साइकोपैथ्स और रूलर्स में फर्क बस इतना होता है, एक नाइफ से कंट्रोल करता है, दूसरा स्पीच से। वो लोगों को डर से नहीं, उम्मीद से मैनिपुलेट करते हैं, और यही मैनिपुलेशन का सबसे खतरनाक रूप है। चैप्टर 9, फीमेल साइकोपैथ्स। शांति में छिपा तूफान। ज्यादातर लोग मानते हैं कि साइकोपैथ्स पुरुष होते हैं, पर किताब के इस हिस्से में बेरीडी बताते हैं कि महिलाओं में भी यह डार्कनेस मौजूद होती है, बस उसका तरीका अलग होता है। फीमेल साइकोपैथ्स फिजिकल वायलेंस कम करती हैं, पर इमोशनल और साइकोलॉजिकल वायलेंस में वो कहीं ज्यादा आगे होती हैं। वो अपने चार्म, ब्यूटी और एम्पैथी के इल्यूजन से लोगों को मैनिपुलेट करती हैं। वो किसी के दिल में जगह बनाती हैं और फिर धीरे धीरे उस इंसान की आइडेंटिटी को खत्म कर देती है। बेरीडी लिखते हैं, फीमेल साइकोपैथ्स स्माइल विथ वार्मथ, बट देयर लव इज अ स्लो पॉइजन। उन्होंने एक महिला किलर का जिक्र किया जिसने अपने पार्टनर को झर देकर मारा और फिर पुलिस को कहा, मैंने ये उसके भले के लिए किया। उसके चेहरे पर एक भी आंसू नहीं था। वो कहती है, अगर मैं उसे प्यार नहीं करती तो शायद वो आज भी जिंदा होता। उसकी इस बात में ट्विस्टेड लॉजिक था। वो प्यार को पॉसेसिवनेस और कंट्रोल को अफेक्शन समझती थी। फीमेल साइकोपैथ्स अक्सर विक्टिम बनकर शुरू करती हैं। वो सिंपैथी गेन करती हैं और फिर उसी सिंपैथी से दूसरों को इमोशनल पपेट बना देती हैं। कितनी बार हमने देखा है, रिलेशनशिप में इमोशनल अब्यूज को लोग प्यार समझ लेते हैं, पर बेरीडी कहते हैं, जहां डर, गिल्ट और मैनिपुलेशन है, वहां प्यार नहीं, साइकोपैथी है। चैप्टर 10, एम्पैथी का भ्रम। यह किताब का सबसे दार्शनिक और अनसेटलिंग हिस्सा है। बेरीडी कहते हैं, साइकोपैथ्स की दुनिया में एम्पैथी एक इल्यूजन है, और असली दुनिया में भी शायद ऐसा ही है। हम सब खुद को गुड समझते हैं, पर क्या वाकई हम अच्छे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं? जब कोई सड़क पर गिरा होता है तो हम 10 सेकंड सोचते हैं, कोई और मदद करेगा। वो कोई और असल में हम सब होते हैं। साइकोपैथ्स में एम्पैथी की कमी होती है और आम इंसान में सेलेक्टिव एम्पैथी होती है। हम अपने परिवार, दोस्तों या धर्म के लिए दुखी होते हैं, पर किसी अनजान के लिए नहीं। तो फिर फर्क क्या रह गया? बेरीडी कहते हैं, हम साइकोपैथ्स को इसलिए जज करते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर के सच्चे रूप को बिना नकाब दिखा देते हैं। शायद इसलिए उनकी बातें डराती हैं, क्योंकि वो हमें याद दिलाती हैं कि हम सब केपेबल हैं, बस सर्कमस्टेंसेस चाहिए। एम्पैथी की यही सीमितता ही समाज के हर कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं पावर के नाम पर। हर साइकोपैथ की जड़ में एक बात होती है, कंट्रोल, और हर समाज की जड़ में भी वही है। हम सब अंदर से कुछ तो छिपा रहे हैं, कुछ डर, कुछ गुस्सा, कुछ पागलपन। फर्क बस इतना है कि कोई उसे दबा देता है और कोई उसे अपनी ताकत बना लेता है। चैप्टर 11, डेथ रो के साये में। क्रिस्टोफर बेरीडी अब उन जगहों पर पहुंच चुके थे जहां इंसान अपने आखिरी दिनों की गिनती करता है। डेथ रो यानी वो सेल जहां कातिल अपने आखिरी समय का इंतजार करते हैं। वो लिखते हैं, डेथ रो की हवा में एक अजीब सन्नाटा था। वहां का हर इंसान मरने से पहले जीने की एक्टिंग कर रहा था। उन्होंने कई कातिलों से वहां बात की। कुछ चुप थे, कुछ गुस्से में, और कुछ ऐसे थे जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो मरने वाले हैं। एक व्यक्ति, विलियम,
ने 20 लोगों की हत्या की थी। जब बेरीडी उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पछतावा है, वो शांत स्वर में कहता है, पछतावा? मैं अब आजाद हूं, मौत तो बस फॉर्मेलिटीज है। उसके चेहरे पर शांति थी, वो शांति जो किसी संत में दिखे, लेकिन यहां वो मौत की शांति थी। बेरीडी उस सेल से बाहर आए तो बोले, मैंने शैतान को नहीं, इंसान को देखा, और वही सबसे डरावना था। डेथ रो के इन कमरों में उन्हें एहसास हुआ कि साइकोपैथी कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं, वो एवोल्यूशन का डिफेक्ट है। कभी कभी नेचर ऐसे दिमाग बना देती है जो सर्वाइवल के लिए एम्पैथी को ही हटा देते हैं, और वो लोग फिर मॉन्स्टर बन जाते हैं। चैप्टर 12। किलर की आखिरी मुस्कान। बेरीडी बताते हैं कि एक बार वो एक ऐसे कातिल की एग्जीक्यूशन देखने गए जो अपने अपराधों पर कभी पछताया नहीं था। वो आदमी हंस रहा था, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी जब उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया। आखिरी बार उसने कहा, अब तुम सब कंट्रोल में हो, लेकिन याद रखना, इस दुनिया में डर ही असली ताकत है। और फिर साइलेंस। बेरीडी कहते हैं, उसके मरने के बाद भी वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। मुझे लगा उसने शायद कुछ सच कह दिया था। साइकोपैथ्स को समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो हमारी मॉरल बाउंड्रीज से परे सोचते हैं। उनके लिए लाइफ और डेथ दोनों एक गेम है। वो न डरते हैं न रोते हैं, और यही उनकी सबसे खतरनाक ताकत है, उनकी ठंडक। एग्जीक्यूशन के बाद भी बेरीडी को ऐसा लगा जैसे वो आदमी अभी भी किसी को ऑब्जर्व कर रहा हो, जैसे उसकी मुस्कान हवा में तैर रही हो। चैप्टर 13। रिडेम्पशन। क्या कोई साइकोपैथ बदल सकता है? इस चैप्टर में सवाल उठता है, क्या कोई साइकोपैथ बदल सकता है? क्या उनमें कभी इंसान वापस आ सकता है? बेरीडी इस सवाल को बहुत बार सोचते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से भी बात की जिन्होंने हत्या के बाद जेल में स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की। एक ने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया और वहीं से खुद को पाया। पर जब उन्होंने उसके शब्दों के पीछे देखा तो पाया कि वो गिल्ट नहीं था, वो बस एक्सेप्टेंस था। साइकोपैथ्स गिल्ट को इमोशनल वेट्स की तरह नहीं, बल्कि कैलकुलेशन की तरह देखते हैं। उनके लिए सॉरी कहना भी मैनिपुलेशन का हिस्सा होता है। बेरीडी ने लिखा, जो इंसान एम्पैथी महसूस नहीं कर सकता वो सच में पछता भी नहीं सकता, वो सिर्फ गिल्ट का नाटक कर सकता है। पर कुछ रेयर केसेस में उन्होंने ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने सच में खुद को बदला। क्योंकि हर साइकोपैथ मॉन्स्टर नहीं होता, कुछ बस टूटी हुई आत्माएं होती हैं जिन्हें कभी प्यार मिला ही नहीं। शायद इसलिए वो दूसरों से भी वो छीन लेते हैं जो खुद के पास नहीं। चैप्टर 14। डार्कनेस के पार। इंसानियत की आखिरी किरण किताब के अंत में क्रिस्टोफर बेरीडी कहते हैं, साइकोपैथ्स हमें डराते हैं, लेकिन वो हमें समझाते भी हैं कि इंसानियत कोई जन्मजात चीज नहीं, एक रोज का चुनाव है। हर दिन, हर पल हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने अंदर के अंधेरे को कितना जगह देंगे, और यही हमें इंसान बनाता है। वो लिखते हैं, मैंने शैतानों से बात की और उनसे ज्यादा इंसानियत अपने अंदर पाई, क्योंकि मैंने जाना एम्पैथी सिर्फ इमोशन नहीं, हिम्मत है। साइकोपैथ्स हमें सिखाते हैं कि डर क्या होता है, पर वो ये भी सिखाते हैं कि बिना डर के जीना कितना खतरनाक होता है। और अंत में बेरीडी कहते हैं, अगर तुम्हें सच में अच्छाई की कीमत समझनी है तो एक बार अंधेरे में झांक कर देखो कि बुराई कितनी आसान है। साइकोपैथ्स से बात करते हुए मैंने जाना, राक्षस वो नहीं जो खून बहाते हैं, राक्षस वो हैं जो इंसानियत की ठंडक में मुस्कुराते हैं। कभी कभी मुझे लगता है हम सब के अंदर थोड़ा सा अंधेरा छिपा होता है, कोई उसे दबा देता है, कोई उसे दिशा दे देता है, और कुछ लोग उसे अपना भगवान बना लेते हैं। टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस हमें डराती जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा सिखाती है कि इंसान होना कितना मुश्किल काम है। हर दिन, हर पल हम चुनते हैं, क्या हम किसी को चोट पहुंचाएंगे या समझेंगे, क्या हम नफरत फैलाएंगे या माफ करेंगे, क्या हम अंधेरे में डूबेंगे या किसी के लिए रोशनी जलाएंगे। शायद यही फर्क है साइकोपैथ और ह्यूमन में, क्योंकि असली ताकत किसी को दर्द देने में नहीं बल्कि किसी का दर्द समझने में है। और अगर तुम्हें भी लगता है कि दुनिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत है एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमैनिटी की, तो इस कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम सच्चाई के उस हिस्से को उजागर करते हैं जिससे ज्यादातर लोग मुंह मोड़ लेते हैं। याद रखना,
अंधेरे को हराने के लिए हमेशा रोशनी बनो, भले वो छोटी सी ही क्यों ना हो।